चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग भारतीय इतिहास के, आधुनिक भारत के इतिहास के ऊपर चर्चा कर रहे थे और इसमें गवर्नर जनरल और वायसराय को टॉपिक देख रहे थे। ये आज चौथी क्लास है गवर्नर जनरल और वायसराय की। पहली क्लास से आपको बताया था कि जो गवर्नर कब से बनने शुरू हुए थे, बताया था कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। क्लाइव से हुई थी और सबसे पहले कहाँ पर गवर्नर बनाए गए, बंगाल में बनाए गए। और प्लासी की लड़ाई के समय बंगाल का वे जो ब्रिटिश प्रमुख था उसको क्या नाम दिया गया था, ड्रेक। फिर प्लासी की लड़ाई हुई तो फिर इसके बाद आ गया क्लाइव। क्लाइव के बाद फिर कई सारे छोटे छोटे आए, वेलजेस्ट, फिर मॉनसेन, फिर बाद में वॉरेन हेस्टिंग्स आता है। फिर गवर्नर जनरल बन के कॉर्नवालिस आया और कॉर्नवालिस ने साम्राज्य को और मजबूती प्रदान की। उसके बाद फिर जब वेलेस्ली आता है तो वेलेस्ली ने ब्रिटिश साम्राज्य को अचानक से बहुत बड़ा कर दिया। फिर हेस्टिंग्स आता है 1813 से 23 तक, और हेस्टिंग्स ने आपको बताया था कि ब्रिटिश सुप्रीमेसी को भारत में स्थापित कर दिया था। हेस्टिंग्स से पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, भारत की बाकी शक्तियों के साथ एक पावर थी, यानी बाकी शक्तियां थी और अंग्रेज भी एक शक्ति थे। लेकिन हेस्टिंग्स ने क्या किया कि ब्रिटिश जो सुप्रीमेसी थी वो भारत में स्थापित कर दी कि अब भारत की सबसे बड़ी ताकत कौन बन गए, अंग्रेज बन गए। उसके बाद फिर विलियम बेंटिक आता है 1828 से लेकर 35 तक, और उसने भी व्यवस्था ठीक ठाक रखी। और उसी के समय आपको बताया था कि 1833 का चार्टर एक्ट आया, और उस एक्ट से अब बंगाल के गवर्नर जनरल को कहाँ कर दिया गया था, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल कहाँ का हो जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल। उसके बाद बताया था मेटकॉफ आया, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। फिर इसके बाद ऑकलैंड आया, और इसके समय की सबसे बड़ी घटना आपको बताया था कि एंग्लो अफगान वॉर। अंग्रेजों की अफगान नीति बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हुई थी। इसके बाद फिर अगला गवर्नर जनरल बन के आया एलन बरो, और इसी एलन बरो के समय अंग्रेजों ने सिंध का भारत में अपने साम्राज्य में विलय कर लिया था, और इसी एलन बरो ने दास प्रथा की समाप्ति की। ये सब पिछली क्लास में आपको बता चुके थे। फिर हार्डिंग आता है 1844 से 48, और इसी हार्डिंग के समय पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ था जिसमें लाहौर की संधि समाप्त हुआ। और इसी हार्डिंग ने उड़ीसा के खोंड जनजाति में जो नरबली प्रथा चलती थी उसको समाप्त कर दिया। हार्डिंग के बाद फिर आता है डलहौजी। बताया था कि सबसे कम उम्र का गवर्नर जनरल यही था, मात्र 36 साल की उम्र में यह गवर्नर जनरल बना। और फिर इसके समय कई सारे बताए कि इसने सुधार किए और कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी। और इसी का जो हड़प नीति थी, वेबकर का सिद्धांत, कि ये भारतीय शासकों को अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया था। इसमें 3 सेक्शन थे जिसमें बताया था कि हड़प नीति का सबसे पहला शिकार कौन हुआ था, सतारा, फिर जैतपुर, संबलपुर, बखाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, और सबसे लास्ट में अवध। अवध आपको बताया था अंतिम चोट थी, और इसने कई सारे सुधार भी किए। और अवध की चोट इतनी खतरनाक थी कि इसी के बाद ये सबसे लास्ट साबित हुआ कि 1856 में इसने अवध का विलय किया और 57 में क्रांति हो गई। तो 1857 की क्रांति में एक बहुत बड़ी भूमिका किसकी मानी जाती है, डलहौजी की मानी जाती है। ठीक, उसी के बाद फिर आ गया कैनिंग, और इसी कैनिंग के समय 1857 की क्रांति हुई। इसमें भी कई सारे सुधार हुए। सबसे बड़ा बदलाव तय हुआ कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया, और सीधे भारत और ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश ताज का शासन शुरू होता है। गवर्नर जनरल हट गया और उसकी जगह क्या बन गया, वायसराय। तो यही कैनिंग गवर्नर जनरल भी था लास्ट, और वही क्या बन गया, भारत का वायसराय बन गया। और इसी के समय में 3 यूनिवर्सिटी बनी थी, प्रेसिडेंसी कॉलेज मुंबई, कलकत्ता, और मद्रास, कलकत्ता ये लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल पर। इसी के समय भारतीय दंड संहिता आईपीसी वगैरह आई थी। ये सारी चीज़ें इसी के समय हुई। और इसी के बाद फिर अगला वायसराय कौन आया, अरे गवर्नर जनरल एलिगिन फर्स्ट, 62 से 63, वहाबियों का अंत किया। और इसी एलिगिन की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, पंजाब में, 1863। एलिगिन के बाद आया लॉरेंस, और लॉरेंस ने आपको बताया कि हस्तक्षेप की नीति अपनाई कि ये ज़्यादा दूसरे राज्यों में इंटरफेयर नहीं करता था। इसके बाद आया मेयो, और मेयो के बारे में बताया कि इसने अलग से अजमेर में एक मेयो कॉलेज की स्थापना करवाई थी। और इसी के समय 1872 में पहली बार भारत में जनगणना का कार्य शुरुआत होती है, जनगणना का कार्य शुरू होता है। और इसी ने बजट घाटे को कम कर दिया और आयकर को 1% से बढ़ा के 2.5% कर दिया। और बताया था कि ये पोर्ट ब्लेयर में गया था और एक अफगान कैदी ने छुरा भोंक कर इसकी हत्या कर दी थी। तो एक गवर्नर जनरल था जिसकी भारत में हत्या भी हुई। 3 गवर्नरों की मौत आपको बता चुके भारत में हुई, कॉर्नवालिस, एलिगन और मेयो। 2 खुद से मरे थे और मेयो का मर्डर हुआ था, पोर्ट ब्लेयर में इसको मार दिया गया था। यहाँ तक पिछली क्लास में आपको समझा चुके थे। अब आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे
इसके बाद अगला गवर्नर जनरल, सॉरी अब तो वायसराय हो रहा है, अगला वायसराय आया कौन? नॉर्थब्रुक। तो जो नॉर्थब्रुक आया, नॉर्थब्रुक का समय काल कब से कब तक था? 1872 से 76 तक था। ये जो नॉर्थब्रुक था, इसी के समय 1874 में बिहार में एक भयंकर अकाल पड़ा, लाखों लोग मरे उस अकाल में। इसी नॉर्थब्रुक ने एक और काम किया था कि उस समय अलीगढ़ आंदोलन चल रहा था जिसमें सर सैयद अहमद खान थे। तो सर सैयद अहमद खान ने एक मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। तो वो जो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है, मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में कहाँ पर हुई थी? अलीगढ़ में हुई थी। वही बाद में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का रूप ले लेता, अलीगढ़ विश्वविद्यालय बना, अभी तक है। तो उस एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के लिए इसने 10,000 रुपया क्या दिया था? दान दिया था। उससे 1875 में 10,000 रुपया बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। तो इसने 10,000 रुपया का उसने क्या दिया था? अपना योगदान दिया था, दान दिया था। किसकी स्थापना में? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के समय। ठीक, इसी के समय में बड़ौदा के राजा थे मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार और कुशासन का आरोप लगाकर सिंहासन से हटा दिया और उनके भाई के दत्तक पुत्र को राजा बना दिया। यानी बड़ौदा के राजगद्दी में इसने बदलाव ला दिया। किसने? नॉर्थब्रुक ने। ठीक, ये जो नॉर्थब्रुक था, इस नॉर्थब्रुक की मुलाकात दयानंद सरस्वती से भी हुई थी। दयानंद सरस्वती भी इससे मिले थे और दयानंद सरस्वती भी अच्छे वक्ता थे, बातचीत हुई थी। तो दयानंद सरस्वती भी मॉडर्न जो एजुकेशन सिस्टम था उसके बड़े सपोर्टर थे, समर्थक थे। तो नॉर्थब्रुक ने उनकी तारीफ की, लेकिन नॉर्थब्रुक ने कहा कि आप जो बाकी चीज़ें करते हैं करिए। थोड़ी सी महारानी विक्टोरिया की भी तारीफ और कर दी, तो इससे थोड़े से वो नाराज हो गए, फिर बाद में उन्होंने बातचीत नहीं की। तो नॉर्थब्रुक किस भारतीय जो बड़े धार्मिक नेता थे उनसे मिला था? कौन थे? दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती से किसकी मुलाकात हुई थी? नॉर्थब्रुक से मुलाकात हुई थी। चलिए, अगला जो गवर्नर जनरल बन के आया, लिटन। लिटन जो था ये कब से कब तक था? 1876 से 80। अब ध्यान रखेंगे, ये लिटन भारत का गवर्नर जनरल बना। तो जैसे आपको बताया कि भारत में जितने भी बदमाश टाइप के गवर्नर जनरल होते थे, जैसे डलहौजी था, आगे करजन के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, जिन्होंने भारतीयों को बहुत बुरी तरीके से दबाने का प्रयास किया, भारत के बिल्कुल घनघोर विरोधी हुआ करते थे। तो उन लोगों ने हमारे राष्ट्रवाद को उभारने में बड़ी मदद की। क्योंकि जैसे बताया कि डलहौजी ने जो प्रतिक्रियावादी नीतियां अपनाई, तो इससे लोगों का गुस्सा भड़का और डलहौजी के तुरंत बाद क्या हो गया? 1857 की क्रांति हो गई। और जितने ढीले ढाले गवर्नर जनरल होते थे जो भारतीयों के लिए उदार माने जाते थे, लिबरल माने जाते थे, वो सब क्या करते थे कि भारतीयों को ब्रिटिश साम्राज्य की पकड़ को और मजबूत कर देते थे। तो हमारे लिए यही सब ज्यादा सही होते थे। उन गड़बड़ गवर्नर जनरलों और वायसराय में एक लिटन भी था। लिटन भी भारतीयों से खूब नफरत करता था और इसने भी कई सारे ऐसे कानून, कई सारे एक्ट पास किए जो भारतीयों के खिलाफ जाते थे, भारतीयों के बिल्कुल क्या थे? अपोजिट थे। हालांकि लिटन एक बहुत फेमस कवि था, पोएट था, उपन्यासकार था और निबंध भी लिखता था, अच्छा लेखक था। और साहित्य जगत में इसका क्या नाम था? ओवन मेरिडेथ। तो ओवन मेरिडेथ के नाम से ये फेमस था लिटन, और अपनी साहित्य रचनाएं किया करता था। होता ना, एक लोग दूसरे नाम से रचनाएं करते हैं। तो ओवन मेरिडेथ नाम से कौन सा वायसराय लिखता था? लिटन। इसी के समय 1876 से 78 में अकाल पड़ा और इस अकाल में मद्रास, बंबई, मैसूर, हैदराबाद और मध्य भारत के कुछ भाग और पंजाब में भयंकर वाला अकाल पड़ा। लाखों लोग मरे भूख से। अकाल का मतलब अनाज की कमी हुई, भूख से मरे, भयंकर अकाल पड़ा था। और इसी ने इसने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में पहला अकाल आयोग, फेमाइन कमीशन स्थापित किया। यानी अकाल से निपटने के लिए क्या बनाया गया? आयोग बनाया गया, कमीशन बनाया गया। तो पहला अकाल आयोग भारत में कब बना था? 1878 में। किसकी अध्यक्षता में? रिचर्ड स्ट्रेची। तो कहीं कहीं किताबों में आपको स्ट्रेची आयोग मिलेगा, पूछा जाता है सवाल परीक्षा में कि स्ट्रेची आयोग किस चीज के लिए बनाया गया था? तो वो अकाल के लिए बनाया गया था। और इसी आयोग ने कहा था कि हर एक प्रांत में अकाल कोष बनाना चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर कभी ऐसा अकाल हो तो फिर सरकार जनता की मदद करे। हालांकि कुछ किया नहीं इन लोगों ने। और जिस समय भयंकर वाला अकाल पड़ा था उसी समय इसने पहला दिल्ली दरबार का आयोजन किया लिटन ने। महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया, कैसरे हिंद की उपाधि दी गई और रॉयल टाइटल्स एक्ट पास किया गया, राज उपाधि अधिनियम, और भारतीय राजाओं को बड़ी बड़ी उपाधियां देने इन सबों ने शुरू कर दी।
तो इसी की तुलना भारतीय अखबारों ने किया था कि एक कहावत सुनते हैं ना, जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। तो जिस समय सोचिए भारत में भयंकर वाला अकाल पड़ा हुआ था, लोग भूख से 7-8 लाख लोग मर गए, उस दौर में वो सरकार बड़े बड़े खर्चे करके यूरोप की महारानी को, विक्टोरिया को भारत की महारानी, और बड़ा खर्चीला उसने आयोजन किया था। तो इससे भी लोगों के दिमाग में इसके खिलाफ बहुत नकारात्मक छवि बनी थी। किसके खिलाफ? लिटन के खिलाफ। और भी कई सारे काम किए, जैसे आपको बताया कि राज उपाधि अधिनियम, रॉयल टाइटल एक्ट। तो राज उपाधि अधिनियम कब पास हुआ था? 1876 में। अंग्रेजी संसद ने 1876 में एक राज उपाधि अधिनियम पारित किया, जिसमें महारानी विक्टोरिया को कौन सी उपाधि दी गई? कैसरे हिंद की उपाधि दी गई। और इसी के समय 1 जनवरी 1877 क्या लगा था? दिल्ली दरबार, सॉरी, जनवरी 1877 में लगा था दिल्ली दरबार। कौन सा? पहला वाला। तो पहला दिल्ली दरबार किसके समय लगा था? लिटन के समय लगा था। कब लगा था? जनवरी 1877। तो कलकत्ता की एक पत्रिका ने इस घटना की तुलना की कि जब नीरो बंसी बजा रहा था और रोम जल रहा था, कि लोग भूखों मर रहे थे और ये दिल्ली दरबार लगा रहे थे और भव्यशाही खर्च कर रहे थे और पैसा पानी की तरीके से बहाया जा रहा था। ठीक, इसी के समय 1878 में एक एक्ट पास किया गया जिसको नाम दिया गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर का मतलब होता है देशी भाषा, जो लोकल लैंग्वेज होती है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था कि इसके द्वारा भारतीय भाषा में समाचार पत्रों को प्रतिबंधित कर दिया गया। उसके ऊपर कई सारे सेंसर लगाए गए कि मजिस्ट्रेट को अधिकार दिए गए थे कि समाचार पत्र जो सरकार के खिलाफ छाप रहे उनको बैन कर दे। कई सारी प्रतिबंध लगा दिए गए थे। तो जब ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया तो ये भारतीय भाषाओं के लिए था, अंग्रेजी में छपने वाले अखबारों के लिए नहीं था। केवल किस भाषा के था? भारतीय भाषाओं का था। तो उस पर उसने प्रतिबंध लगाया था कि भारतीय भाषा में जो अखबार छपते हैं वो सरकार का विरोध करते हैं। उसके ऊपर उसने सेंसर लगा दिया था। हालांकि इसका विरोध हुआ। इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हमारे यहाँ नेताओं ने गैगिंग एक्ट कहा था। गैगिंग एक्ट यानी गला घोटने वाला अधिनियम, कि हमारे लोगों का क्या कर रहा था? गला घोट रहा था। ठीक, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को सुरेंद्र नाथ बनर्जी करने का आकाश से होने वाला वज्रपात कहा था। ये बहुत मुश्किल था। और एक दो अखबारों ने क्या किया कि जो बंगाली में छपते थे रातों रात अंग्रेजी में छपना शुरू हो गए, क्योंकि ये किसके लिए थे? भारतीय भाषा के लिए थे, अंग्रेजी के लिए लागू नहीं होता था। तो अभी जब जैसे राष्ट्रवाद आपको पढ़ाया था कि भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ 1900 के आसपास, उसमें एक बड़ी भूमिका इस लिटन की और इस एक्ट की थी, क्योंकि इससे लोगों का गुस्सा अंग्रेजों के खिलाफ और ज्यादा क्या हो गया? बढ़ गया। तो जब दबाने की कोशिश करते थे तो गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता था। ठीक, चलिए, इसी के समय इनसे आर्म्स एक्ट पास किया, भारतीय शस्त्र अधिनियम, इंडियन आर्म्स एक्ट 1878। ठीक, इसमें क्या था कि भारतीय शस्त्र अधिनियम, इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 का 11वां जो अधिनियम था, 11वां एक्ट था, उसमें कहा था कि भारतीय लोग बिना लाइसेंस के हथियार नहीं रख सकते और उसका व्यापार नहीं कर सकते। इससे पहले जब राजा महाराजा लोग होते थे उनको सुरक्षा गार्ड भाला रखते थे, तलवार रखते थे, बंदूकें रखते थे। अब ये कह दिया कि नहीं, हथियार वही रखेगा जो क्या लिया है? लाइसेंस लिया है। तो लाइसेंस लेके ही हथियार रख सकते हैं। तो ये केवल किसके लिए था? भारतीयों के लिए था, यूरोपियों के लिए, अंग्रेजों के लिए नहीं था। तो ये भी एक समझिए कि भारतीयों के विरोध में उठाया गया कदम था कि भारतीय लोग हथियार अपनी सुरक्षा के लिए न रखें। ठीक, इसी ने एक और काम किया था कि उस दिन बताया था कि सिविल सर्विसेज की जो शुरुआत हुई थी, कॉर्नवालिस ने जो शुरू किया था, बताया था कि उसकी एज लिमिट पहले कितनी रखी गई थी? 23 साल। फिर जब भारतीय लोग बढ़ने लगे तो बढ़ा के कितनी कर दी गई? 21। मैक्सिमम एज लिमिट सोचिए, आज जैसे 30 साल या 32 साल होती है, उस समय कितनी थी? 23, घटा के 21। और लिटन ने कितना कर दिया था? 21 से घटा के 19 साल। सोचिए 19 साल की उम्र में ग्रेजुएट होना, और परीक्षा कहाँ होती थी? लंदन। तो बहुत मुश्किल था। ठीक है, इसी के समय, इसी लिटन के समय 1878 से 80 के बीच सेकेंड एंग्लो अफगान वार हुआ था, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। ठीक, पहला अफगान युद्ध आपको बताया था कि ऑकलैंड के समय हुआ था, जिसमें ये लोग पराजित हुए थे। तो बताया था कि अफगान नीति अंग्रेजों की पूरी तरीके से फ्लॉप रही थी, इसमें भी इसको कोई सफलता नहीं मिली। अब लिटन ने जो काम किया तो उससे लोगों का गुस्सा अंग्रेजों के खिलाफ क्या हो गया? बढ़ गया। तो तुरंत कोई बड़ी घटना हो जाती, लेकिन लिटन के तुरंत बाद आया वायसराय बन के रिपन। तो लिटन जो था, जैसा था रिपन उसका जस्ट उल्टा था। तो जो लिटन का गुस्सा उभरा था उसको दबा दिया किसने? रिपन ने।
रिपन लिबरल था, तो बताया जो लिबरल गवर्नर जनरल या वाइसराय होते थे वो हमारे खिलाफ हो जाते थे। क्यों? क्योंकि वो काम ऐसा उदारता पूर्वक करते थे कि लोग अंग्रेजों से क्या हो जाते थे, खुश हो जाते थे। तो एक तरीके से जो अच्छे गवर्नर जनरल वाइसराय जो भारतीयों के पक्ष में बातचीत करते थे वो हमारे लिए क्या हो गए, खतरनाक। और जो गड़बड़ वाले थे वो बढ़िया रिएक्शन देते थे। यही रिपन के साथ हुआ कि रिपन उसकी तुलना में क्या था, उदार था। सोचिए भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय गवर्नर जनरल था, सबसे पॉपुलर यही था। ठीक है। इसने पहले एक किताब लिखी थी 1852 में, एक पुस्तिका लिखी थी द ड्यूटी ऑफ द एज, इशू का करते हुए उसने कहा था कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, शब्दों से नहीं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी और उसके शासनकाल को भारत में स्वर्ण युग का आरंभ कहा। इतनी तारीफें लिखी गई हैं रिपन के क्षेत्र। तो उदार था। अब इसके समय की क्या घटना हुई? सबसे पहली बात तो 1881 पहली जो दशकीय जनगणना हुई, डिकेडल सेंसस, जैसे बताया कि मेयो के समय जनगणना शुरू हुई 1872 में, लेकिन वो 10 साल वाली नहीं थी। 1881 से दशकीय जनगणना भारत में शुरू हुई, जो शुरू हुई अब तक चल रही है। अब तक क्या, अभी तो ब्रेक हो गया, लास्ट 2011 थी। जो 1881 से 10 की जनगणना इसने शुरू कराई, 2011 तक हर 10 साल पर रेगुलर बेसिस पर चलती रही। ठीक है। तो दशकीय जनगणना का कॉन्सेप्ट किसने शुरू किया था? रिपन ने शुरू किया था। इसी को स्थानीय स्वायत्त शासन का जन्मदाता माना जाता है। स्थानीय स्वायत्त शासन का मतलब जैसे संविधान में हम लोग पढ़ते हैं ना, पंचायती राज, नगर निगम, ये क्या है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन। अब ये जो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है, ये किसने शुरू की थी? रिपन ने। हालांकि पंचायतों के बारे में इसने आइडिया नहीं दिया था, लेकिन स्थानीय स्वशासन जैसे आज नगर निगम, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है, ये इसी के समय शुरू हुआ था। मद्रास, बम्बई, जो बड़े बड़े शहर थे, तो उसमें क्या किया कि शहर के विकास के लिए शहरी योजना बनाए गए, वहीं के लोगों को लोग टैक्स वसूलेंगे और वहाँ का पैसा वहीं खर्च कर देंगे। जैसे नगर निगम होता है ना, आप देखिए छोटे मोटे टैक्स वसूलता है और यहाँ के पैसे को यहीं खर्च कर देगा। तो इसी को बोलते हैं स्थानीय स्वशासन, कि अपना शासन हम खुद से चला रहे हैं। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता किसको माना जाता है? रिपन को माना जाता है। इसी ने शुरू किया था। खासतौर पर जो शहरों में जो नगर निगम हुआ था, इसी के समय स्थापित होना शुरू हुआ। इसी समय 1881 का पहला फैक्ट्री एक्ट आया, कारखाना अधिनियम। तो जो मजदूरों का भी आंदोलन आपको पढ़ाएंगे, तो उसी में फैक्ट्री एक्ट किसके समय आया था? रिपन के समय आया था। कब आया था? 1880 से 84 के बीच। ठीक। इसी रिपन ने नमक के कर को कम कर दिया था, जो नमक के ऊपर टैक्स लगता था उसने कम किया। और इसी ने प्राइमरी एजुकेशन, ध्यान रखिएगा, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित एक कमीशन था, हंटर कमीशन। कौन सा आयोग था? हंटर आयोग। जो हंटर आयोग था वो किससे जुड़ा हुआ था? प्राथमिक शिक्षा से। बाद में एक हंटर आयोग हम लोग वहां भी पढ़ते हैं जब रोल एक्ट आया था। ठीक। लेकिन ध्यान रखेंगे, हंटर आयोग किस चीज से जुड़ा हुआ था? एजुकेशन से। कैसा एजुकेशन? प्राइमरी एजुकेशन। तो हंटर आयोग का गठन किसके समय हुआ था? रिपन के समय हुआ था। और इसी ने ये जो आपको बताया था कि जो देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसको कौन लाया था? लिटन। उसको किसने खत्म कर दिया? रिपन ने खत्म कर दिया। तो जो लिटन की गड़बड़ियां थी उसको रिपन ने क्या कर दिया? ठीक कर दिया। तो लोगों का गुस्सा था, उस पर इसने पानी डाल दिया था। ठीक। इसी के समय 1884 में इल्बर्ट बिल विवाद हुआ और इसी इल्बर्ट बिल विवाद की वजह से इसको क्या करना पड़ा? रिजाइन करना पड़ा। रिजाइन करना पड़ा का मतलब कि हुआ यह था कि उस समय जो न्यायपालिका थी, जुडिशरी थी, तो उसमें निचली अदालतें होती थी, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इस तरीके की व्यवस्था हुआ करती थी। तो नियम क्या था कि जो निचली अदालत के जज होते थे वो सारे मुकदमे सुनते थे, भारतीयों का या यूरोपियों का कोई भी झगड़ा हो जाता था। लेकिन ऊपर की अदालतों में क्या होता था कि अगर कोई भारतीयों का झगड़ा है तो वो कोई भी जज सुन सकता था, लेकिन अगर किसी यूरोपीय का मामला है तो उसको भारतीय जज नहीं सुन सकते थे, वो केवल कौन सुन सकता है? यूरोपीय जज। तो हुआ क्या कि भारतीय मूल के एक मजिस्ट्रेट थे, उनका प्रमोशन हुआ, यानी निचली अदालत से ऊपर की अदालत में प्रमोट हुए। तो जब प्रमोट हुए तो उन्होंने वायसराय को चिट्ठी लिखी कि हमारा प्रमोशन ऐसा किस काम का कि जिससे हमारी शक्तियां कम कर दी गई, क्योंकि जब निचली अदालत में थे तो हम यूरोपियों के मुकदमे सुन सकते थे, अब ऊपर की अदालत में गए तो हमें सुनवाई का अधिकार ही नहीं। तो रिपन ने कहा ये व्यवस्था तो ठीक नहीं है, इसको ठीक करनी चाहिए। तो उसी ने, उस समय भारत सचिव था इल्बर्ट के साथ मिलकर एक कानून बनाया और कहा कि हर अदालत में हर जज
कोई भी मुकदमा सुन सकते हैं, यानी भारतीय जज भी अंग्रेजों के मुकदमे सुन सकते हैं। तो एक अच्छा प्रयास था, भारतीयों को बराबरी का अधिकार दिया गया। लेकिन जैसे ही इल्बर्ट बिल 1800, इल्बर्ट बिल कब आया, ध्यान रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, किस से जुड़ा हुआ था ये, न्यायपालिका से। कब आया, 1884 में। तो जैसे ही ये इल्बर्ट बिल आया, तुरंत अंग्रेज अधिकारियों ने, अंग्रेज व्यापारियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। क्यों विरोध कर रहे थे कि भाई कोई भारतीय हमारी बात कैसे, मतलब भारतीयों के सामने हम क्यों झुकेंगे, कोई भारतीय मजिस्ट्रेट हमारी बात क्यों सुनेगा। खास तौर पर जो व्यापारी थे, अंग्रेज चाय बागान के मालिक थे, जो ब्रिटिश अफसर थे, कोई भी भारतीय गया, भारतीयों की छोटी मोटी गलती होती पीट पीट के मार डालते थे। मामला कोर्ट में गया, जज उनको क्या कर दिया, छोड़ दिया, छोटी मोटी सजा देके छोड़ दिया। लेकिन अब हाई, मान लिया निचली अदालत में सजा भी हो गई, ऊपरी अदालत में सारे अंग्रेज होते थे, छोड़ दिया। अब ऊपरी अदालत में अगर कोई भारतीय पहुंच गया और उनके सामने अंग्रेजों का मुकदमा चला, और वो तो छोड़ेगा नहीं, समझ गए। तो इन अंग्रेजों को लगा कि ये हमारे अधिकारों पर कुठाराघात हाथ हो रहा है, तो कई सारे अंग्रेज अफसरों ने, अंग्रेज व्यापारियों ने मिलकर आंदोलन चलाया, बाकायदा फंड बनाया कि इसका, इस रिपन के इस बिल का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। और बहुत जम के विरोध हुआ। इवन कुछ ने तो रिपन के किडनैपिंग का भी प्लान बनाया, इसको किडनैप करके भेज भगा दो यहाँ से। बहुत जम के विरोध हुआ, इतना ज़्यादा विरोध हुआ कि फाइनली इल्बर्ट, इसने, रिपन ने अपने कार्यकाल के पूरा होने से पहले क्या किया, रिजाइन कर दिया, त्यागपत्र, इसने रिजाइन कर दिया था। ये इल्बर्ट बिल का विरोध और रिपन का त्यागपत्र देना, इससे भी भारतीयों को बड़ी प्रेरणा मिली। उस समय भारतीय जो पढ़े लिखे लोग थे, उनको लगा कि यार ये मुट्ठी भर अंग्रेज अफसर और व्यापारी जब इतना संगठित आंदोलन कर सकते हैं कि वायसराय को अपना कदम पीछे लेना पड़ता है, तो हम लोग भी क्यों ना उठाएं। तो जो भारत में राजनीतिक आंदोलन शुरू हुए, तो उसमें एक प्रेरणा इससे भी मिली थी, इल्बर्ट बिल विधेयक से, कि इसने भी भारत के राष्ट्रवाद को उभारने में मदद की थी। ठीक, क्योंकि इन्होंने देखा था कि संगठित रूप से अंग्रेज जो अफसर थे और व्यापारी थे लड़ाई लड़े, तो वायसराय को झुकना पड़ गया। तो हम लोग भी अगर संगठित रूप से आंदोलन करेंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी। चलिए, इसी के समय अकाल संहिता बनी थी 1883 में। फिर इसी ने नगर पालिका का गठन किया था नगरों में। रिपन ने मैसूर राज्य को उसके पुराने शासक को वापस कर दिया। तो कई सारा इसके उदार काम दिखाई देते हैं रिपन के। तो इसलिए कहा जाता है कि लिटन का जितना बुरा काम था उसको रिपन ने क्या कर दिया, ठीक कर दिया। इसीलिए थोड़ा सा आंदोलन थोड़ा कमजोर पड़ गया। फिर इसके बाद अगला वायसराय बन के आता है कौन, डफरिन। तो जब डफरिन वायसराय बना, इसका शासनकाल कब से कब तक था, 1884 से 88 तक। ठीक, डफरिन ने 1885 में बंगाल टेनेंसी एक्ट पास किया। बंगाल टेनेंसी एक्ट क्या था कि पहले जैसे जमींदारी व्यवस्था हुआ करती थी, तो उस जमींदारी व्यवस्था में जमीनों से जुड़ी हुई सारी शक्तियां किसको दे दी गई थी, जमींदारों को दे दी गई थी। जमींदार शक्तिशाली होंगे, उन्हें जमीन के सारे अधिकार दिए जाएंगे। जमींदार किसानों को बेदखल कर सकता था, उनकी जमीनों से उनकी जमीनें छीन सकता था। अब तो जब किसान की जमीन जमींदार छीन के, जैसे किसान को जमींदार ने जमीन दी कि तुमको खेती के लिए दे रहे हैं किराए पर, हमको इतना लगान देते रहना, अगर सही समय पर लगान नहीं चुकता के तो तुमसे जमीन छीन के हम क्या करेंगे, किसी और को दे देंगे। तो इससे जमींदारों के अधिकार अधिक हो गए थे, लेकिन किसानों के अधिकार क्या हुए थे, खत्म हो गए थे। तो फिर किसानों में विरोध की भावना भड़की। तो उसी के लिए 1885 में इसने क्या किया, टेनेंसी एक्ट पास किया, और जमींदारों को जो भूमि से बेदखल करने का अधिकार दिया गया था, किसी भी किसान से जमीन छीन लेते थे, वो अधिकार क्या किए गए, छीन लिया गया। ठीक है। फिर 1887 में कहाँ का टेनेंसी एक्ट पास हुआ, पंजाब का। तो इसमें भी वहाँ के किसानों के हितों की रक्षा की गई। इसी ने 1885 में भारतीय स्त्रियों के लिए, महिलाओं की रक्षा के लिए कौन सा फंड बनाया था, लेडी डफरिन फंड। तो लेडी डफरिन फंड किसने बताया था, डफरिन ने 1885 में। और इसी के समय तीसरा एंग्लो बर्मीज वॉर, बर्मा युद्ध का उल्लेख हम लोग 2 दिन से कर रहे हैं, बताया था मैं, एमहर्स्ट के समय पहला हुआ था, दूसरा बताया था किसके समय, डलहौजी के समय, और तीसरा किसके समय हुआ, डफरिन के समय हुआ। तो इसी डफरिन के समय, तो डलहौजी ने आधा बर्मा का विलय किया, डफरिन ने पूरा विलय कर लिया। तो बर्मा का विलय भारत में कब हुआ था, पूरा विलय, शुरुआत 1824 से हो गई थी, लेकिन पूरी तरीके से कब मिलाया गया, 1885 में। और इसी साल इतिहास में हम लोग आपको मॉडर्न हिस्ट्री में बताया था कि इसी साल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो कांग्रेस की जिस साल स्थापना हुई उसी समय क्या बनाया गया, बर्मा का भारत में विलय कर लिया, और कांग्रेस ने इसका विरोध किया था कि बर्मा का विलय भारत में न किया जाए।
तो 1885 से विरोध करना शुरू किया और जाके 1935 में बर्मा को भारत से क्या किया, अलग कर दिया था। तो बर्मा को भारत में कब मिलाया था इन सबों ने, 1885 में। किस वायसराय ने मिलाया था, डफरिन ने। और इसी के समय सबसे बड़ी घटना कांग्रेस की स्थापना। तो कांग्रेस 1885 डफरिन के समय हुआ। और फिर बाद में जैसे कांग्रेस की जो पहली बैठक हुई थी 1885 में हुई, कहाँ पर हुई, बॉम्बे में हुई थी, ठीक। फिर 1886 में कांग्रेस की दूसरी बैठक हुई कलकत्ता में। कहाँ पर बैठक हुई, कलकत्ता। तो कलकत्ता में जब कांग्रेस के प्रतिनिधि पहुंचे थे तो कांग्रेस के प्रतिनिधियों को डफरिन ने टी पार्टी पर बुलाया था। गार्डन पार्टी डफरिन ने आज तो कांग्रेस के प्रतिनिधियों को बुलाया था, उनको वेलकम किया, उनका स्वागत भी किया था। कलकत्ता राजधानी तो वहीं रहता था तो उसने बुलाया भी था। तो कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो उस समय अंग्रेजों से इनके रिलेशन बड़े अच्छे थे, बाद में गड़बड़ हो गया। तो शुरुआत में डफरिन ने इन सबको कांग्रेस वालों को इन्वाइट भी किया था। कांग्रेस की दूसरी बैठक कहाँ हुई थी, कलकत्ता में, समझ गए। इसी के समय 1887 में बड़ा फेमस यूनिवर्सिटी है, कौन सा, इलाहाबाद। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय किसके समय बना था, डफरिन के समय बनाया गया था, समझ गए। चलिए अगला वायसराय आया कौन, लैंसडाउन। लैंसडाउन का शासनकाल 1888 से 94 तक था। अब देखिए इसी लैंसडाउन के समय 1889 में कश्मीर के महाराजा प्रताप सिंह थे, इन्होंने गद्दी का त्याग दिया और ब्रिटिश प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आते हैं, कब, दूसरी बार। इसी के समय 1891 में दूसरा फैक्ट्री एक्ट आया था। पहला फैक्ट्री एक्ट आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, कब आया था, 1881 में, रिपन के समय। और दूसरा फैक्ट्री एक्ट किसके समय आया था, लैंसडाउन के समय। और इसी फैक्ट्री एक्ट में कहा गया कि महिलाएं फैक्ट्रियों में 11 घंटे से अधिक काम नहीं कर सकते, यानी महिलाओं की सुरक्षा संबंधित था कि उनसे बहुत ज्यादा काम नहीं कराया जाए। इसी के समय 1892 का इंडिया काउंसिल एक्ट पास हुआ था। इस इंडिया काउंसिल एक्ट में भारतीयों में जो पॉलिटी में हम लोग पढ़ते हैं, निर्वाचन की शुरुआत हुई थी 1892 में, कि चुनाव शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया लेकिन चुनाव जैसी व्यवस्थाएं शुरू की गई थी। तो वो किसके समय हुआ था, लैंसडाउन। इसी के समय मार्टिमर, क्योंकि उस समय देखिए जैसे भारत है, ठीक, मान लीजिए भारत की सीमा थी और इधर क्या था, अफगानिस्तान। तो भारत अफगानिस्तान सीमा के निर्धारण के लिए इसने मार्टिमर, क्योंकि अफगानिस्तान से तनाव हमेशा रहता था इन लोगों का, तो मार्टिमर डूरंड की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल अफगानिस्तान भेजा था। और उसी डूरंड ने 1893 में, कब, 1893, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा का निर्धारण किया, जिसको क्या कहा जाता है, डूरंड रेखा। तो डूरंड रेखा पहले किसके किसके बीच थी, भारत और अफगानिस्तान के बीच, लेकिन अब कौन आ गया है, पाकिस्तान। तो भारत इधर हो गया ना, तो अब किसके किसके बीच है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। लेकिन जब खींची गई थी तो किसके किसके बीच थी, भारत और अफगानिस्तान के बीच, लेकिन वर्तमान में किसके किसके बीच है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच। तो ये कब खींची गई थी, 1893, किसके समय में, लैंसडाउन के समय में खींच दी गई थी डूरंड लाइन। चलिए अगला आता है एलिगेंस सेकंड। एलिगेंस सेकंड थोड़ा सा सेनापति टाइप से था, योद्धा था। इसने 1894 से 99 तक इसका शासनकाल था। बहुत कुछ खास काम इसके समय नहीं हुआ था। इसी ने घोषणा की कि हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है, तलवार के बल पर ही इसके अपने अधीन रखेंगे। इसके समय में 1887 में सीमांत प्रांत में विद्रोह हुआ, बम्बई में प्लेग फैला और इंडियन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की गई। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने वेल्लूर में किसका स्थापना किया, रामकृष्ण मिशन। तो ये सब घटनाएं किसके समय हुई थी, एलिगन के समय हुई। चलिए अब आते हैं सबसे खतरनाक आदमी, कौन, करजन, ठीक है। 1899 से 1905। तो कुछ बदमाश वायसराय गवर्नर जनरलों में, जिसमें एक हम लोग देखते हैं किसको, डलहौजी को, वॉरेन हेस्टिंग्स, फिर उधर आपको बताया लीटन, और इन सब का पिता था करजन। ये भी बहुत कम उम्र में वायसराय बना था। तो ये भी वही 37 साल की उम्र में बना था। तो और ये तेज तर्रार था, पढ़ा लिखा था, और इसने ढेर सारी समितियां बनाई। ये मतलब व्यवस्थित ढंग से काम करना, जैसे सरकार कोई भी काम के लिए कमेटी बनाती, तो बहुत सारे आयोगों की स्थापना लगभग हर क्षेत्र में, चाहे सिंचाई का क्षेत्र हो, चाहे पुलिस का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, यूनिवर्सिटी का मामला हो,
हर एक क्षेत्र के लिए इसने समझ लिया क्या बनाया, आयोग, कमीशन बना, खूब कमीशन बनाए थे इसने। तो इसके समय सबसे ज्यादा कमीशन बना था, खूब काम किया था इसके समय में। वही है कि ज्यादा काम करते करते इमोशनल हो गया थोड़ा सा, वो ज्यादा ही काम कर दिया तो फिर ब्लास्ट हो गया। देखिए ये भारत का क्या है, सबसे अलोकप्रिय वायसराय है। इसी के बीच 1899 से 1900 के बीच में फिर से एक भयंकर वाला क्या पड़ा, अकाल पड़ा, भयानक फेमाइन पड़ा। और उसी लिए उसने एक अकाल आयोग बैठाया, किसकी अध्यक्षता में, एंटोनी मैकडोनाल्ड। जबकि लिटन के समय कौन सा आयोग बना था, स्ट्रेची आयोग, वो भी अकाल संबंधित था। और मैकडोनाल्ड आयोग किसने बनाया था, कर्जन ने। तो मैकडोनाल्ड आयोग किससे जुड़ा हुआ था, अकाल से। और इसी ने एक अकाल आयुक्त यानी फेमाइन कमिश्नर की नियुक्ति की बात कही। इसी ने 1901 में कॉलिन स्कॉट मानक्रीफ आयोग कहा जाता है। मानक्रीफ आयोग किससे जुड़ा हुआ था, सिंचाई से, 1901। 1902 में एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग बनाया था। तो पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में, फ्रेजर। तो पूछा जाता है फ्रेजर आयोग किससे जुड़ा हुआ था, पुलिस सुधार से जुड़ा हुआ था। और इसी में बनाया गया ताकि प्रत्येक प्रांत की पुलिस प्रशासन की जांच पड़ताल की जा सके। ठीक। इसी ने 1903 में सीआईडी, आपने सुना होगा, बड़ा फेमस है, टीवी सीरियल भी आता है लंबे समय से। तो जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है सीआईडी, 1903 में किसके समय में स्थापित की गई थी, कर्जन के समय में। इसी ने 1902 में टॉमस रैले की अध्यक्षता में, रैले आयोग कहा जाता है, तो रैले आयोग किससे जुड़ा हुआ था, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। 1904 में इसी रैले आयोग की रिपोर्ट पर एक यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया गया, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। तो ये जो इंडिया यूनिवर्सिटी एक्ट था, ये किसने पास किया था, कर्जन ने पास किया था। ठीक है, किस समिति की सिफारिशों पर, टॉमस रैले समिति की सिफारिशों पर। और इसी के माध्यम से उसने विश्वविद्यालय, खासतौर पर इसका जो टारगेट था कलकत्ता विश्वविद्यालय, क्योंकि 1900 के आसपास बताया कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था। सबसे ज्यादा उदय कहाँ हुआ था, बंगाल में। बंगाली सबसे ज्यादा परेशान किए थे अंग्रेजों को। और बंगाल में जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी थी, वो समझ लिए कि गढ़ बन गया था। तो उसी कलकत्ता विश्वविद्यालय पर अपना कंट्रोल स्थापित करने के लिए, अपना सरकार का नियंत्रण बढ़ाने के लिए इसने कौन सा एक्ट पास करवाया था, तो ये समझ लिया कि भारतीय विश्वविद्यालय, खासतौर पर कलकत्ता टारगेट में था इसके, कलकत्ता विश्वविद्यालय पर अपना कंट्रोल किया जाए। इसी ने एक और अच्छा काम किया था, भारत में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, सहकारिता होता है ना, कोऑपरेटिव बैंक, तो सहकारिता को जन्म देने वाला कौन था, कर्जन ने ही सहकारिता आंदोलन की शुरुआत की थी। और 1904 में एक सहकारी उदार समिति अधिनियम पास कर दिया। और इसी में किसानों को बहुत थोड़ी ब्याज दर पर क्या मिल सकता था, उधार मिल सकता था, ताकि साहूकारों से थोड़ा सा इन सबों को मदद मिले, मतलब साहूकारों से मुक्ति मिल जाए। कर्जन ने एक महानिरीक्षक के अधीन साम्राज्य कृषि विभाग, इंपीरियल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की स्थापना की, जिससे भारतीय कृषि और पशुपालन को बढ़ावा दिया जा सके। कुछ ठीक ठाक काम भी किए इसने। इसी ने 1899 में भारतीय टंकण और मुद्रण अधिनियम, जो करेंसी जारी होती थी, तो उसके अनुसार अंग्रेजी पौंड भारत में विधिग्राह्य बन गया, कि अंग्रेजी पौंड से भी लेन देन किया जा सकता था। और उसका मूल्य 15 रुपए निश्चित किया गया, यानी एक पौंड बराबर कितना रुपया होगा, 15 रुपया। और कर्जन की सबसे खास बात, इतिहास का अच्छा जानकार था। इतिहास और किसका, आर्कियोलॉजी, पुरातत्व का विद्वान था, जानकार था। और इसी ने भारतीय जो प्राचीन स्मारक थे, मोन्यूमेंट्स, उनकी रक्षा के लिए एक एक्ट पास किया। और उनकी मरम्मत के लिए 50,000 पाउंड हर साल, इसने 50,000 पाउंड की व्यवस्था की थी। तो भारतीय इतिहास और पुरातत्व के संरक्षण के लिए इसने कितना बजट दिया था, 50,000 पाउंड का बजट फिक्स किया था। तो इससे कुछ फायदा भी हुआ था। और इसने कहा था कि 1903 में जब वायसराय के पद से हम रिटायर होंगे, तो कलकत्ता निगम का क्या बनेंगे, महापौर बनेंगे। ठीक। इसी के समय 1904 में तिब्बत में यंग हस्बैंड अभियान भेजा था। यंग हस्बैंड इसका जो कि ये सेनापति के रूप में था, एक मतलब कि तिब्बत से थोड़ी तनातनी चल रही थी, तो उसने एक अभियान भेजा था। और सबसे खतरनाक काम क्या था, बंगाल का विभाजन। तो बंगाल का जो विभाजन किया था, वो किसने किया था, कर्जन ने किया था। ये बताया था आपको फ्रीडम मूवमेंट में कि 1905 में बंगाल को इसने 2 हिस्सों में बांट दिया। और उसी बंगाल विभाजन के खिलाफ बंगालियों ने आंदोलन किया, और वही भारत का पहला जन आंदोलन माना जाता है।
तो भारत का पहला जन आंदोलन कौन सा था? बंगाल विभाजन के खिलाफ, जिसको बंग भंग विरोधी आंदोलन कहते हैं, एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट। वो किसके समय हुआ था? कर्जन के समय हुआ था। कर्जन ने घोषणा की थी बंगाल विभाजन की। ठीक। इसके बाद क्या हुआ कि सन 1900 में इनका एक सेनापति आया, किचनर। तो किचनर से इसका झगड़ा हो गया। तो उसी किचनर से झगड़े की वजह से इसने क्या किया? रिजाइन कर दिया। ठीक। देशी नरेशों के राजकुमारों और सैनिकों की उसने इंपीरियल कैडेट कोर की भी स्थापना की। तो किचनर जैसे सेनापति था, तो सेनापति जैसे अपने हिसाब से चल रहा था, थोड़ा अग्रेसिव था। कर्जन अपने हिसाब से चला रहा था। तो जब इन दोनों में विवाद हुआ तो सरकार ने फेवर ले लिया किचनर का, जो सेनापति था। तो फिर इसी बात का विरोध करते हुए कर्जन ने क्या किया? वायसराय पद से इस्तीफा दे दिया। तो इसने अपने कार्यकाल के पूरा होने से पहले ही क्या दे दिया था? रिजाइन दे दिया था। और कहा जाता है कि यही गवर्नर जनरल या वही वायसराय था कि जिसने भारत में राष्ट्रवाद को एकदम मिट्टी का तेल लगा के आग लगा दिया था, एकदम भड़का दिया पूरी तरीके से इसने। क्योंकि वही बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन जो शुरू हुआ, और वहीं से जन आंदोलनों की पूरी क्या शुरू हुई? श्रृंखला शुरू हो गई, जो स्वतंत्रता प्राप्ति तक चलती रही। तो जन आंदोलनों की शुरुआत किसके समय हुआ था? कर्जन के ही समय हुआ था। उसका रीजन क्या था? बंगाल का विभाजन। ठीक। चलिए, इसके बाद आया मिंटो सेकेंड। इसके पहले मिंटो एक और था, जो बताए थे कि रणजीत सिंह के साथ उसने अमृतसर की संधि की थी। ये मिंटो था जो कि 1905 से लेके 10 तक था। इसी मिंटो द्वितीय के समय 31 दिसंबर 1906 किसकी स्थापना हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना। कहाँ पर हुई थी? ढाका में। मुस्लिम लीग बताया था कि 3 संस्थापक सदस्य थे, आगा खां, सलीमुल्लाह और वकारउल मुल्क। तो इन्हीं लोगों ने 1906 में ढाका की किसकी स्थापना की? मुस्लिम लीग। यानी जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तो वायसराय कौन था? मिंटो द्वितीय। इसी के समय कांग्रेस का 1906 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ, और इसी कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य क्या रखा? स्वराज। स्वराज यानी खुद का शासन। तो कांग्रेस ने अपना लक्ष्य स्वराज कब रखा था? 1906 के कहाँ के सेशन में? कलकत्ता सेशन में। और उस समय वायसराय कौन था? मिंटो। इसी के समय 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ, जिसमें कांग्रेस वालों ने आपस में मारपीट कर ली और कांग्रेस का क्या हो गया? विभाजन हो गया। इसी के समय 1907 में कर्नल ऑलकॉट के स्थान पर एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की क्या बनी? अध्यक्ष बनी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का नाम आपने सुना होगा, इसकी स्थापना मैडम ब्लैटवस्की और कर्नल ऑलकॉट ने की थी। ये लोग अमेरिकी थे। बाद में एनी बेसेंट जो आयरिश महिला थी, उनको थियोसॉफिकल सोसाइटी का क्या बना दिया गया? अध्यक्ष बना दिया गया। तो एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष कब बनी थी? 1907 में। इसी के समय आया था समाचार पत्र अधिनियम, इंडियन प्रेस एक्ट 1908, और इससे भारतीय समाचार पत्रों पर कई सारे प्रतिबंध लगाए गए थे। इसी के समय कांग्रेस के विभाजन के बाद तिलक को क्या हुआ? राजद्रोह की सजा हो गई, और इनको कहाँ भेज दिया गया? मांडले जेल भेजा गया 1908 में। कितने साल के लिए? 6 साल के लिए। इसके समय जो सबसे कुख्यात काम था 1909 का, कौन सा सुधार? मिंटो मॉर्ले सुधार। तो इसमें मिंटो क्या था? वायसराय था, और मॉर्ले कौन था? भारत सचिव था। तो यही जो 1909 का एक्ट आया, इसी 1909 के एक्ट से भारत में किसकी शुरुआत होती है? सांप्रदायिकता, हिंदुओं मुसलमानों को लड़ाना शुरू किया, क्योंकि इसी में मुसलमानों के लिए क्या दिया गया? पृथक निर्वाचन। यानी मुसलमानों की सीट हिंदुओं से क्या कर दी गई? अलग कर दी गई। और वही माना जाता है कि पाकिस्तान का बीज यहीं पर पड़ा था। भारत में सांप्रदायिकता का बीज किसने डाला था? मिंटो ने। इसीलिए जो वायसराय मिंटो है, इसको भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। और ये 1909 का एक्ट पूरी तरीके से क्या था? सांप्रदायिक था, कम्युनल था। इसी ने भारत में सांप्रदायिकता का जहर घोल दिया था। ठीक। इसी के समय में गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य के रूप में एसपी सिन्हा की नियुक्ति की गई। 1 जुलाई 1909 मदन लाल ढींगरा ने लंदन में किसकी हत्या कर दी? कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी। क्रांतिकारी घटना भी 6 में हुई। ठीक। चलिए, इसके बाद अगला है वायसराय कौन? हार्डिंग द्वितीय। पहला हार्डिंग वो था जिसके समय पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। दूसरा हार्डिंग कब था? 1910 से 16 तक था। इसी हार्डिंग के समय इंग्लैंड के राजा एडवर्ड III की मौत हो गई और जॉर्ज पंचम राजा बने। ठीक। और इसी जॉर्ज पंचम 1911 में दिल्ली आया और तीसरा दिल्ली दरबार लगा।
तो तीसरा दिल्ली दरबार किसके समय लगा था? हार्डिंग के समय। कब लगा था? 1911। और इसी तीसरे दिल्ली दरबार में किसको बुलाया गया था? जॉर्ज पंचम को, का राज्याभिषेक किया गया। और इसी में जो बंगाल विभाजन गर्जन करके गया था, उस बंगाल विभाजन को क्या किया गया? रद्द कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। और दिल्ली पहले जैसे भारत की जो ब्रिटिश इंडिया की राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता थी। अब क्योंकि कलकत्ता एक किनारे थे, अंग्रेजों का साम्राज्य पूरा यहाँ तक फैला हुआ था, तो हुआ कि एक किनारे से पूरे देश पर नियंत्रण करना मुश्किल हो रहा था, तो वही उसने क्या कर दिया? दिल्ली कर दिया। तो दिल्ली से दोनों तरफ या तीनों तरफ आप क्या कह ले, कंट्रोल अच्छे से हो सकता था। तो वही दिल्ली भारत की राजधानी बनाने की घोषणा कब की गई? 1911 में। और राजधानी कब बनी थी? 12 में, अगले साल बन गई थी। दिल्ली जब राजधानी बनी तो वायसराय कौन था? हार्डिंग था। इसी हार्डिंग के समय दिल्ली को क्या बनाया गया? राजधानी। ठीक, यानी कलकत्ता से राजधानी कहाँ चली जाएगी? दिल्ली। 1911 में भारत की 5वीं जनगणना हुई। फिफ्थ सेंसस बताया था हर 10 साल पर होती थी। तो 5वीं जनगणना किसके समय हुई थी? हार्डिंग के समय हुई थी। और इसी में बताया कि 11 में घोषणा है 1912 में ब्रिटिश राजधानी कलकत्ता से क्या हो गई? दिल्ली हस्तांतरित की गई। और इसी के समय जब दिल्ली ट्रांसफर हो रहा था तो 23 दिसंबर को हार्डिंग की हत्या का प्रयास किया। कुछ क्रांतिकारियों ने हार्डिंग के मर्डर का प्रयास किया और उसके हाथी पर बम फेंका गया था। रासबिहारी घोष थे, उन्होंने फेंका था बम। हालांकि उस हमले में हार्डिंग बच गया था। ठीक है, 23 दिसंबर को। इसको दिल्ली षड्यंत्र केस भी कहते हैं, दिल्ली बम कांड। कई सारे क्रांतिकारी इसमें फंसे थे। तो हार्डिंग की भी हत्या का प्रयास किया गया था कि जब दिल्ली में वो एंट्री कर रहा था, लेकिन उस हमले में वो बाल बाल बच गया था। ठीक है, चलिए। इसी के समय 1912 में दिल्ली को क्या बना दिया गया? एक प्रांत बना दिया गया। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को कौन सा अवार्ड मिला? नोबेल पुरस्कार साहित्य के लिए मिला। फिरोज शाह मेहता ने बम्बई क्रॉनिकल नामक पत्रिका और गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप पत्रिका का प्रकाशन किया। 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। इसी के समय 1915 में गांधी जी क्या हुए? भारत आए। गांधी जी भारत कब आए थे? 9 जनवरी 1915 आए थे। तो गांधी जब भारत आए तो वायसराय कौन था? हार्डिंग था। हार्डिंग के समय आए थे। और तिलक अपना कारावास पूरा कर चुके थे, बताया था। 8 में अरेस्ट किया गया था 6 साल के लिए। तो 1914 में क्या हो गए? छूटे थे। 1915 में ये दो बड़े बड़े नेता थे, कौन कौन? गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता। ये दोनों कब मरे थे? 1915 में मरे थे। ठीक। 1916 में वाराणसी में मदन मोहन वाले ने किसकी स्थापना की? बीएचयू की स्थापना की। तो बीएचयू की स्थापना में इसने नींव की ईंट रखी, हार्डिंग ने। ठीक। तो बीएचयू की स्थापना कब की गई थी? 1916। अगला वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड। तो जो चेम्सफोर्ड वायसराय बना, कब बना? 1916। और कब तक रहा? 1921 तक था। इसी के समय तिलक और एनी बेसेंट ने 1916 में कौन सा आंदोलन चलाया? होम रूल आंदोलन चलाया। पूना में डीके कर्वे ने महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, वुमेन यूनिवर्सिटी। कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच के लिए 1917 में कौन सा आयोग बना? सैडलर आयोग। तो सैडलर आयोग, ध्यान रखिएगा, शिक्षा से संबंधित था। किससे रिलेटेड था? एजुकेशन से। तो ये जो एक एजुकेशन सिस्टम है हमारे यहाँ, पहले एक सिस्टम चलता था 10+2+3, 10वीं के बाद 2 साल का इंटर, 3 साल का ग्रेजुएशन। ये सब सैडलर कमीशन के रिपोर्ट पर ही चला था। अब तो क्या चेंज हो गया। 1919 का रोलैक्ट एक्ट। तो रोलैक्ट एक्ट के समय वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड। और इसी के समय कौन सा कांड हुआ था? जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग कांड के समय भी वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग कांड हुआ। इसी के समय 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया और 1 जनवरी 19 को लागू हुआ और प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना हो गई। ये द्वैत शासन बताया था कि कुछ पद भारतीयों को दे दिए गए थे, कुछ अंग्रेज अफसरों के पास थे। पहली बार भारतीयों को ब्रिटिश सेना के कमीशन पदों के लिए, कमीशन मतलब ऑफिसरों के पद के लिए क्या माना गया? सक्षम माना गया। नहीं तो भारतीय लोग केवल क्या बनते थे? सिपाही बनते थे। अब क्या था? एसपी सिन्हा को बिहार का क्या बनाया गया? गवर्नर बनाया गया। नहीं तो सारे गवर्नर क्या होते थे? अंग्रेज। तो पहला भारतीय जो किसी राज्य का गवर्नर बना वो कौन बने थे? एसपी सिन्हा। और कहाँ के बने थे? बिहार के। ठीक। इसी के समय कौन कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन इसी के समय शुरू हुआ। ठीक है, चलिए। इसके बाद अगला वायसराय आता है रीडिंग, 1921 से 26 तक।
इसी के समय केरल में मोपला विद्रोह की शुरुआत हुई थी। उस समय भारत में असहयोग आंदोलन इधर चल रहा था, उधर मोपला विद्रोह शुरू हो गया। तो मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? केरल में हुआ था। मुसलमान किसान थे और जमींदार हिंदू थे, उन्हीं से लड़ाई चल रही थी। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा की। 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना और ताशकंद में एम एन रॉय ने की। यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ताशकंद में। कब हुई थी? 1920। और किसने की थी? एम एन रॉय ने की थी। और इसी के समय 1922 से विश्व भारती विश्वविद्यालय, जो पहले किस नाम से जाना जाता था? शांति निकेतन। तो पहले जो शांति निकेतन था वही क्या बन गया? विश्व भारती विश्वविद्यालय। किसने स्थापित किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसने कब काम करना शुरू किया? 1922। ठीक। और इसी के समय 1923 में जो सिविल सर्विसेज जो बताया था कि जिसकी शुरुआत कॉर्नवालिस ने की थी, तो सिविल सेवा की परीक्षा आपको बताया कहाँ होती थी? लंदन में। 1923 से सिविल सेवा की परीक्षा कहाँ होने लगी? भारत में। और भारत में भी सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में। ठीक है। तो दिल्ली और लंदन में एक साथ सिविल सेवा की परीक्षा प्रारंभ कर दी गई। ठीक। इसी के समय 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। 1925 में सी आर दास की मृत्यु हुई, एक क्रांतिकारी आंदोलन में हम लोग पढ़ते हैं। और दिसंबर 1926 में स्वामी श्रद्धानंद की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। ठीक। चलिए अगला वायसराय है इरविन। इरविन के समय भारतीय इंडियन नेवी एक्ट जल सेना अधिनियम कब पास हुआ? 1927। और इसी के समय 1927 में किसकी नियुक्ति हुई? साइमन कमीशन। 1927 में नियुक्त हुआ और 28 में साइमन कमीशन क्या आया? भारत आया। 1928 में लखनऊ में क्या हुआ? सर्वदलीय सम्मेलन और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक नेहरू समिति बनी और वही नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की मांग की गई। इसके विरोध में जिन्ना ने क्या किया? 14 सूत्री मांग प्रस्तुत की। 1928 में कृषि संबंधी कौन सा कमीशन आया? रॉयल कमीशन। तो रॉयल कमीशन किससे रिलेटेड है? कृषि से संबंधित है। ठीक। इसी के समय 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध करते हुए भगत सिंह ने क्या था? बम फेंका था। तो जो सेंट्रल असेंबली बम कांड हुआ था कब हुआ था? 8 अप्रैल 1929। किस वायसराय के समय हुआ था? इरविन के समय हुआ था। इसी के समय में लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में जतिन दास ने 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई। 1929 का कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 1929 में मेरठ षड्यंत्र केस का मुकदमा प्रारंभ हुआ जो कम्युनिस्टों के खिलाफ था। कम्युनिस्टों के खिलाफ सरकार ने मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस चलाया था। 1929 में इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना की गई। ठीक। इसी के समय 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में कौन सा दिवस मनाया गया? इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ठीक। 4 फरवरी 1930 को साबरमती में कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया और 12 मार्च को गांधी जी ने क्या शुरू कर दिया? दांडी मार्च। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए लंदन में क्या बुलाया गया? पहला गोलमेज सम्मेलन। और उसी पहले गोलमेज सम्मेलन में क्योंकि कांग्रेस ने भाग लिया नहीं था तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन क्या होता है? समझौता होता है। इसी समय रॉयल लेबर कमीशन की स्थापना हुई 1931 और उसी गांधी इरविन समझौते के बाद फिर इरविन चला गया था कहाँ? लंदन। और फिर इसके बाद वापस नहीं आया। इसका कार्यकाल वही 1931 में खत्म हो गया। इसके बाद अगला वायसराय बना एलिगन। अब एलिगन के समय क्या क्या घटनाएं हुई इसके ऊपर कल की क्लास में चर्चा करते हैं। फैक्ट ध्यान रखिएगा बहुत सारे हैं, ये केवल रिवीजन है एक तरीके से। सारा हम लोग स्ट्रगल एक बार पढ़ चुके हैं तो बस इससे क्या होता है कि गवर्नर जनरल वायसराय जब आप पढ़ते हैं तो सारी चीज़ें एक बार आपकी क्या हो जाती है? रिवाइज हो जाती है। ठीक है। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल फिर अगली क्लास में। थैंक यू।